हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रतीश राज, डायरेक्टर पीडी गुरुकुल। और आज का जो ये वीडियो है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे क्रैक किया जाए, जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देते टाइम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 400 नंबर के पेपर आते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर 1 आता है, 200 नंबर का पेपर 2 आता है। और जनरली जो जनरल मेल की कट ऑफ है वो 130, 140, 150 इससे ज्यादा नहीं जाती है। पता होगा आपने को इसके बारे में। पर बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद इतने नंबर भी नहीं ला पाते हैं। 400 में से 130, 140 नंबर भी नहीं ला पाते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर मैं 1 साल से पढ़ रहा हूं, 2 साल से पढ़ रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, लगातार तैयारी कर रहा हूं, अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, मेरी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखने वाले हैं कि बच्चा एक्चुअली गलती क्या करता है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बच्चा गलती क्या करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और क्या गलती उसको नहीं करनी चाहिए और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे ये नंबर आसानी से वो ला सके। देखो एक चीज याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो की स्ट्रैटेजीज को अगर आपने अपना लिया तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 20-25 नंबर का एडिशन हो जाएगा आपके पुराने स्कोर में। यानी कि अगर मान लो आप पुरानी स्ट्रैटेजी से 100 नंबर ला पा रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप 125-130 नंबर आराम से ला पाओगे। इस वीडियो की स्ट्रेटजीज को अपनाने का यह फायदा होने वाला है, गारंटी के तौर पे बोल रहा हूं मैं। दूसरा एक चीज और बोलूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने जीपीएससी के पैटर्न को वो जानते हो कि भाई दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और ये जानते हो कितना टाइम दिया जाता है, और सिलेबस पढ़ा हुआ हो उन्होंने, यानी कि किताबें पढ़ी हुई हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में आइडिया हो, कम से कम एक बार उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो। उन बच्चों को इस वीडियो का बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो जो डिस्कशन में करने वाला हूं वो रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको जीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो आपको शायद उतना फायदा इस वीडियो का ना हो पाए। तो खास तौर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ टाइम में जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्लास 1 और 2 एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर आते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। जनरल स्टडीज 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो हिस्ट्री आता है, कल्चरल हेरिटेज आता है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, यानी कि बंधारण आता है, इसके साथ साथ जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आता है। यानी कि 4 सब्जेक्ट्स मेनली पूछे जाते हैं जीपीएससी क्लास 1 और 2 के पेपर नंबर 1 में, जो कि 200 नंबर का होता है। इसमें 200 सवाल भी आते हैं, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मिनट का टाइम दिया जाता है ना। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली बच्चा गलती क्या करता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं जीपीएससी क्लास 1 और 2 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जैसा मैंने आपको बताया GS1 GS2 2 पेपर होते हैं। GS1 सुबह होता है और GS2 शाम को होता है, यानी कि उसी दिन दोनों पेपर हो जाते हैं, है ना। GS1 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब बच्चा गलती क्या करता है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं सबसे मेन गलती ये होती है कि जैसे पेपर आया, पेपर आने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और आगे बढ़ते गए, पर क्योंकि समय कम होता है तो एंड तक पहुंच ही नहीं पाए और
लगभग लगभग 130 140 क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका समय खत्म हो गया। जब घर पे आके वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मुझे इसके बाद के क्वेश्चन जिनको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया वो तो बहुत अच्छी तरह से आते थे, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए वो मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं आते थे, और घर पे आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी नहीं होती बच्चों की। बच्चा 1 साल 2 साल मेहनत करता है, पर स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से बच्चा एंड में कट ऑफ मार्क्स भी नहीं ला पाता। ऐसा नहीं है उसने मेहनत नहीं करी है, बहुत पढ़ा है, दुनिया की सारी चीजें पढ़ रखी हैं उसने, पर सही स्ट्रैटेजी नहीं है बच्चे के पास, जिसकी वजह से वो ऐसी गलतियां करता है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, GS1 में 180 मिनट का समय मिलता है, पर आप लोग इसको 180 मिनट मत मानना। क्यों नहीं मानना 180 मिनट? इसीलिए क्योंकि आपको 200 के 200 क्वेश्चंस को OMR में फिल करना है। आपको पता होगा OMR शीट मिलती है, OMR में आपको फिल करना होता है, ABCDE ऑप्शन होते हैं, OMR में फिल करना होता है। मैं आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं, अगर OMR की बात चली रही है, एक ई ऑप्शन वाला भी खेल होता है। ई ऑप्शन, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि एग्जाम देने चले गए, आंख बंद करके, इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़े। शुरुआत में जो दिशा निर्देश आते हैं, शुरू के पहले पेज पर, दूसरे पेज पर जो लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन पेपर में लिखे होते हैं, वो बच्चा पढ़ता नहीं है। कई बार इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ई ऑप्शन फिल करना है, यानी कि ई वाला गोला भरना है। भले ही आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, पर आपको ई वाला गोला भरना है। और यह भी लिखा होता है कि अगर आपने ई वाला गोला नहीं भरा तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। कई बार इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा होता है, और मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से चालू। उनको लगता है भाई मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए, इंस्ट्रक्शन कौन पढ़े? अरे भैया, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये वाला पॉइंट वहां पर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और ये वाला पॉइंट अगर है वहां पर कि आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने पर ई वाला गोला भरना है तो भरना है। अगर नहीं भरोगे तो जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। क्लास में भी हम इस चीज को काफी डिस्कशन करके बताते हैं, समझाते हैं, ताकि बच्चा ये गलती ना करे। पर क्योंकि हम स्ट्रैटेजी की इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि कई बार ऐसा लिखा होता है पेपर के इंस्ट्रक्शंस में कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, फिर भी आप OMR में ई वाले ऑप्शन को भरिए, फिल कीजिए। नहीं भरेंगे तो वो क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो अगर ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आपको 200 के 200 गोले भरने हैं। भाई, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उनमें ABCD में से कुछ फिल करोगे, जो अटेम्प्ट नहीं करोगे उनमें ई फिल करोगे, तो 200 के 200 गोले तो भरने ही है। तो मैं आपको यहां पर यह बात बता रहा हूं कि 180 मिनट का समय है, उसको 180 मिनट मत मानो, क्योंकि आपको 200 के 200 गोले भरने हैं और बीच में 5 मिनट जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, साइन वाइन करवाए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, पानी पीना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो बेसिकली ऐसी फॉर्मेलिटीज और जो OMR भरनी है उसका टाइम मिलाकर लगभग 20 मिनट हो जाता है। यानी कि आपको 20 मिनट के अंदर जो 180 मिनट आपको मिल रहे हैं, 3 घंटे का समय जो आपको मिल रहा है, उसमें आपको OMR के गोले भरने हैं 200 के 200, अगर ई वाला ऑप्शन वहां पर है तो। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट पानी भी पियोगे आप, थोड़ा सा वहां पर फॉर्मेलिटीज भी होंगी जहां पर आपके साइन वगैरह करवाए जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में 20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। 20 मिनट हटा के रखो, 20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल टाइम आपका पेपर सॉल्व करने के लिए 180 मिनट नहीं होता है, क्योंकि उस 180 मिनट में से गोले भरने में और साइन करने में 20 मिनट चले गए, तो एक्चुअल टाइम बचता है 160 मिनट के आसपास, 160 मिनट के आसपास
एक्चुअल टाइम बचता है पेपर को सॉल्व करने में। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है। जो जनरली बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 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 क्योंकि एक्चुअल टाइम उसके पास 160 मिनट ही है, उसको 200 के 200 गोले भरने हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है एग्जामिनेशन के बीच में, तो एक्चुअल टाइम 160 मिनट ही है उसके पास, तो 130 से 140 क्वेश्चन ही पढ़ पाता है वो, 130 से 140 क्वेश्चन पढ़ पाता है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में या एक क्वेश्चन को फेस करने में कौन कौन सी स्टेजेस बच्चा फेस करता है, एक क्वेश्चन को पढ़ने में कौन कौन सी स्टेजेस बच्चा फेस करता है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चे के सामने आता है तो बच्चा उसको रीड करता है। जो पहली स्टेज होती है वो होती है बच्चा उसको क्या करता है? रीड करता है, पढ़ता है, क्वेश्चन पढ़ता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है क्वेश्चन के बारे में सोचता है, थिंक करता है। यानी कि क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझा कि एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, फिर अपनी नॉलेज से, जो उसकी नॉलेज है वो उसको मैच करता है कि क्या हाँ ये मुझे क्वेश्चन आता है, मैं सोचता हूं, थिंकिंग प्रोसेस चलता है। फिर फोर्थ ऑप्शन ये होता है, यानी कि फोर्थ स्टेज ये होती है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है या वो अटेम्प्ट नहीं करता है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इन 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ेगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे कि क्या पूछा है, फिर अपनी नॉलेज से निकालेंगे कि हाँ आपको आता है या नहीं आता है, यानी कि थिंक करेंगे, सोचेंगे, और फिर एंड में डिसाइड करेंगे कि क्या आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे। ये बहुत बारीकी से मैं आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं और वो गलती जो हमेशा से आप लोग करते आए हैं या और बच्चे जो करते आए हैं वो ना करें और जीपीएससी में बहुत अच्छे नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। 1 2 3 4 ये 4 स्टेजेस गारंटेड तौर पे होती ही हैं हर क्वेश्चन में। यानी कि क्वेश्चन आया, आपने पढ़ा, समझा, अपने मेमोरी से सोचा, थिंक किया और फिर एंड में या तो अटेम्प्ट किया या नहीं किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शुरू के 3 जो स्टेप हैं, शुरू के ये जो 3 स्टेप हैं, ये सभी क्वेश्चंस में कॉमन है। क्वेश्चन अगर आप आएगा, पढ़ोगे, पढ़ने के बाद समझोगे, समझने के बाद थोड़ा सोचोगे जरूर, ये कॉमन है। उसके बाद अटेम्प्ट करो ना करो वो एक अलग बात है, पर ये 3 स्टेप तो आप हर क्वेश्चन में फॉलो करोगे। यकीन मानिएगा, बल्कि इसको चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप करने में बच्चे के 70 to 80 सेकंड वेस्ट होते हैं। अगर आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर आप ढंग से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ढंग से क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका 70 से 80 सेकंड वेस्ट होना तय है। यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ढंग से। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को तो आप हो सकता है किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड ही पढ़ के आगे बढ़ जाएं, पर ढंग से अगर आप पढ़ रहे हैं, ढंग से आप समझ रहे हैं, ढंग से अगर आप सोच रहे हैं, तो 70 से 80 सेकंड आपको ये 3 स्टेजेस में लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद आपको आता होगा तो आप अटेम्प्ट करोगे और आता नहीं होगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा हूं, भले ही चाहे आपको आए चाहे आपको ना आए, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पर आप इतना टाइम तो दे ही रहे हो ना। भाई क्वेश्चन आया आपके सामने, पढ़ा, समझा, सोचा, 70-80 सेकंड गए, अटेम्प्ट किया नहीं किया वो तो बात की बात है। तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पर एवरेज 70-80 सेकंड दिया, 160 मिनट का अपने पास ओवरऑल टाइम है। 160 मिनट कैसे आया? 20 मिनट माइनस करके
जो आपका गोले भरने में जाने वाला है या पानी वानी पीने में, फॉर्मेलिटीज करने में जाने वाला है। 160 मिनट का टाइम है, ऑन एन एवरेज 70 से 80 सेकंड आपका जा रहा है। तो क्या करोगी? तो 130 से 140 क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ पाओगे और बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। घर पे आके देखोगे कि अरे यार मुझे बाकी के पीछे वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरह से आते थे, अरे यार ये वाले जो क्वेश्चन करके आया हूं उतने अच्छी तरह से मुझे शायद नहीं भी आते थे, लेकिन पीछे वाले तो बहुत अच्छी तरह से आते थे। फिर सिर पटक के बैठ जाओगे कि अरे यार ये साल तो नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट चला गया, डिमोटिवेट हो गए, खत्म। सोचा कि 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं भैया, 1-1.5 साल से आखिर कर क्या रहे हैं हम लोग। भाई एंड में रिजल्ट देखा जाता है ना। मम्मी पापा बोलेंगे यार मेरा बच्चा प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहा है, अब ये प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा है तो मेंस क्या निकालेगा, इंटरव्यू क्या निकालेगा, मेरे बच्चे से तो प्रीलिम्स भी नहीं होता है। और आप भी डाउट करने लगोगे कि भैया 400 में से 130, 140, 150 नंबर नहीं आ पा रहे मेरे। तो ये होता है गलती, ये गलती मेन एक होती है जो जीपीएससी क्लास 1 और 2 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो बच्चा गलत करता है वो यही करता है कि पेपर ऐसे स्टार्ट करता है, 70-80 सेकंड उसका जाना ही है इन 3 प्रोसेस में, अटेम्प्ट करे चाहे ना करे, जिससे 130-140 क्वेश्चन वो देख पाता है और पीछे के क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाता है। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे बोलते होंगे आपसे कि मैंने तो 200 के 200 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर कोई बच्चा 200 के 200 सवाल पढ़ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उसने ढंग से नहीं पढ़े हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जीपीएससी क्लास 1 और 2 का पैटर्न यूपीएससी की तरह हो गया, जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि भाई 4-5 स्टेटमेंट दे दिए होंगे और फिर पूछा जाएगा कि बताओ सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ढंग से उसको पढ़ने में, समझने में लगभग 70-80 सेकंड का समय लगेगा। और अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो 130-140 सवालों से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। 130-140 क्वेश्चन से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे 160 मिनट। ये एक सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे आपको बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो 200 के 200 पूरे अच्छी तरह से पढ़ के अटेम्प्ट कर आता हूं, तो गलत, झूठ बोल रहे हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि इस मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लो आप, तो कैलकुलेशन में आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो बच्चा करता ये है, यहां तक बात क्लियर हुई अपनी कि बच्चा करता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहली चीज इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेगा। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं ये ऑप्शन भरना है या नहीं भरना है, तो इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ो, अंग्रेजी और गुजराती दोनों में वहां पे लिखे होते हैं। दूसरा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हो जाएगा, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा, अच्छा टाइम देगा और 130 से 140 सवाल के बाद रुक जाएगा, घर पे आके बोलेगा कि भैया लास्ट वाले क्वेश्चन आते थे, डिप्रेस हो जाएगा, गेम ओवर। तो ये तो बच्चा जो है वो गलती क्या करता है, वो ये करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इसका सॉल्यूशन होता है पिक एंड चूज अप्रोच। कौन सी अप्रोच? पिक एंड चूज अप्रोच। अब ये क्या होती है, ध्यान से समझो। जैसा कि मैं GS1 की बात कर रहा हूं आपको, GS2 पर मैं अभी बाद में आऊंगा, इस वीडियो में एंड में आऊंगा। GS1 की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया GS1 में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब प्रीलिम्स देने जाने से पहले मान लो आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, या मान लो अगले साल देना है आपको, 1 साल बाद देना है, 8 महीने बाद देना है, कभी भी देना है, आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स GS1 में चूज कर लेने हैं जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तो जैसे ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज मिलाकर लगभग 100 सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन से लगभग 50 सवाल पूछे जाते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी से भी 50 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 200 सवाल, 200 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में। पता ही है अपने को 200 क्वेश्चंस का मैंने आपको बाइफरकेशन कर दिया। 100 सवाल हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज से पूछे जाएंगे, 50 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको कौन सी अप्रोच चूज करनी है, आपको
पिक एंड चूज अप्रोच चूज करनी है। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज में क्या करना है आपको एग्जामिनेशन से पहले ही इस पूरे पेपर में 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कर लेने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हो, आप उनको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो। जैसे मान लो किसी बच्चे ने चूज कर लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, दूसरा चूज कर लिया जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, और तीसरा उसने बोला इस पूरे में से मान लो मैं एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में से यानी कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास या बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में से आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें कंफर्टेबल। और एग्जाम में आपको कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। जब आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो इन्हीं का अच्छी तरह से रिवीजन करो, बार बार करो, और एग्जाम में सबसे पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करो, यानी कि उन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब, सर हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो हम तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएंगे और पेपर नंबर 1 में 200 में से सर 200 सवाल अटेम्प्ट करके आएंगे। भैया मेरे मुझे एक चीज बताओ, क्या 200 में से 200 सवाल अटेम्प्ट करने के का समय है तुम्हारे पास? नहीं है। तुम 10 साल से क्यों ना तैयारी कर रहे हो? तुम 20 साल से क्यों ना तैयारी कर रहे हो? तुम्हारे पास समय एग्जामिनेशन के अंदर तो यही 160 मिनट है। अब इस 160 मिनट में तुम अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे तो 130 से 140 सवाल ही अटेम्प्ट कर सकते हो ना। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हमने तो इतना पढ़ा, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम सारे सब कुछ करेंगे। नहीं करना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लेना है, खासतौर से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का भी मैं आगे बताऊंगा। पेपर नंबर 1 में सब्जेक्ट चूज कर लेने। चूज करने का मतलब आप इनमें से कोई भी 2-3 सब्जेक्ट्स चूज कर लो। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो चूज कर लो। फिर किसी की मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी चूज कर ले। हिस्ट्री में भी पूरी हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर गुजराती आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें से भी वो मान लो 1-2 सब्जेक्ट चूज कर ले, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चूज कर ले या एंशिएंट हिस्ट्री चूज कर ले। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको चूज कर लेने। और मैं आपको यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जनरली पेपर में सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ लगे होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चंस एक साथ लगे होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं जीपीएससी क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी से जो सवाल आएंगे वो एक साथ लगभग 40-50 सवाल एक साथ लगे होंगे, या मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जो सवाल आएंगे वो 40-50 सवाल एक साथ लगे होंगे। जनरली ऐसा होता है। तो अपने को करना क्या है, अपने को सब्जेक्ट्स चूज कर लेने में, इन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट हूं। अब जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए कि जैसे मान लो मैं पॉलिटी में कॉन्फिडेंट हूं, या मैं मेंटल या जनरल मेंटल एबिलिटी में कॉन्फिडेंट हूं, या मैं जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हूं, एंशिएंट हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हूं। ये 3-4 सब्जेक्ट चूज कर लिए। अब आपको क्या करना है, आप इन सब में से भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट जिसमें हो, आपको सबसे पहले उसके सवाल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको उसके सवाल सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जनरली बच्चा गलती क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में वो देखता है कि हिस्ट्री का कोई ऐसा सवाल आ गया जो किताबों में भी नहीं मिल रहा है उसको, किताबों में भी कभी जीवन में नहीं पढ़ा उसने, हिस्ट्री के टीचर को भी नहीं पता है। देखो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे आगे, कि जिनके बारे में आप कितना भी पढ़ लो वो कमी है। उनमें से एक हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री का तो क्या है, कोई और छोर नहीं है, कितना भी पढ़ लो वो बेसिकली उसका कोई और छोर रहता नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री का आ गया, पढ़ा, सोचा, नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, अब शर्म आ रही है 4 क्वेश्चन निकल कर नहीं आता, 5वें में टिक कर दिया, नहीं आता था तब भी टिक कर दिया, थोड़ी शर्म आ रही है अंदर से,
ऐसा चलता है मामला एग्जामिनेशन के अंदर, और वहां पर गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि आप उन सवालों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आपको कॉन्फिडेंट, जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए, और सबसे इन सब्जेक्ट्स में से भी सबसे पहले आपको वो सेक्शन यानी कि वो क्वेश्चंस लेने हैं जिनमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटी में आप कॉन्फिडेंट हो, अगर मान लो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको पेपर नंबर 1 में मान लो पॉलिटी में है, तो सबसे पहले पॉलिटी के सवाल सॉल्व करोगे। जो 50 सवाल होंगे वो एक साथ दिए होंगे, तो उसको पहले सॉल्व करोगे। फिर आप मान लो कॉन्फिडेंट हो मैथ्स में, तो पॉलिटी के बाद फिर मैथ्स पे आओगे, देखोगे मैथ्स के कहां सवाल दिए हुए हैं, और फिर मैथ्स के सवाल सॉल्व करोगे। जब आप ये करोगे तो आपके समय का सदुपयोग होगा। समझो, जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, आप अपना समय उन सब्जेक्ट्स के ऊपर दे रहे हो जो आपको आते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं आपके क्वेश्चन सही होने के, और ज्यादा चांसेस हैं आपके स्कोर करने के। अब मान लो अपने को हिस्ट्री नहीं आता, पर अपन क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहे हैं, शुरू के 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज के 100 सवाल होते हैं। अपने को हिस्ट्री आता नहीं है, अब शुरू के 100 सवाल अपन हिस्ट्री के जो है वो अटेम्प्ट करना चालू कर दिए। अपन शुरू में ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं जल्दी इसको निपटा लूंगा, फिर मैं वो करूंगा जो एक्चुअली मुझे आता है। पर जब आप 100 सवाल पढ़ोगे ना, उसी में आपका एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। 100 सवाल पढ़ने में ही आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा कम से कम। तो कभी भी ऐसा मत करना। हमेशा क्या करना, पेपर नंबर 1 में अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लो, और उन सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद आप उसमें भी चूज कर लो कि कौन सा सबसे ज्यादा आपको आता है, और हमेशा पेपर उससे स्टार्ट करो। फिर उसके बाद जो सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट आपका है, कॉन्फिडेंट है जिसमें, आप वो करो। फिर उसके बाद जो थर्ड बेस्ट है वो करो। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चा सोचता है सर पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, लेकिन ना मुझे चूज करना नहीं आ रहा सब्जेक्ट। पहले मैं पॉलिटी ले लूं सर, या पहले मैं मैथ्स ले लूं सर, क्योंकि मुझे सब में बराबर का ही कॉन्फिडेंस है। ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं। उसमें हम आपको क्या राय देते हैं, उसमें पीडी गुरुकुल क्या राय देता है ऐसे बच्चों को? देखो, सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। पहला सब्जेक्ट बेसिकली वो जो आप बोल सकते हो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका फ्रेंड नहीं है, यानी कि आपका एनिमी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो आपका दोस्त है, यानी कि आप उसको पढ़ के जाओगे, एग्जाम में सवाल आएगा और आप सही कर भी दोगे, दोस्त। पर दूसरा, ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो धोखेबाज टाइप के होते हैं। बहुत पढ़ोगे, एग्जाम में सवाल आएगा, नहीं कर पाओगे। हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों का। हमने बच्चों से भी बात करी, हमारे टीचर्स, फैकल्टी, सबसे बात करी। इवन मैं खुद जो हूं एकेडमिक्स में पूरा इन्वॉल्व हूं, एकेडमिक हेड हूं, तो हमने ऐसा देखा कि अगर आप पेपर 1 की बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो 4 पार्ट हैं पेपर 1 में, ये फ्रेंड वाले सब्जेक्ट है। यानी कि आप पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आएगा, तो चांसेस हैं आप सही करके आओ। अगर आप पढ़ के गए हो ठीक ठाक तो सही करके आओगे। पर जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन होता है, या जो मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, या जो गुजराती आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है जनरली कि बच्चा कई बार पढ़ के जाता है, पर एग्जामिनेशन में उसके साथ धोखा हो जाता है कि पढ़ा भी, लेकिन पढ़ा हुआ एग्जाम में आया नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि सर हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सर आर्ट एंड कल्चर तो मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, सर आपने ऐसा कैसा बोल दिया। भैया, आपको अच्छा लगता है तो जीवन भर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैं बता रहा हूं एग्जाम कैसे क्लियर किया जाए।
और एग्जाम कैसे क्लियर किया जाए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो भरोसेमंद है, कौन सा सब्जेक्ट धोखेबाज है। पॉलिटी पढ़ोगे ठीक ठाक, अच्छे स्तर पर पॉलिटी पढ़ी है, सही कर कर आओगे सवाल। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ठीक ठाक है, सही कर कर आओगे सवाल। बट हिस्ट्री अगर ठीक ठाक नहीं है, या हिस्ट्री अगर मान लो पढ़ के भी जाओगे, और खास तौर से हिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, गुजराती आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, अच्छी तरह से भी पढ़कर जाओगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है वहां पर सवाल हो जाए। और अगर विश्वास ना हो तो पिछले साल के पेपर्स उठाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या आपके किसी भाई बहन या दोस्त ने या सीनियर ने एग्जाम दिया हो तो उससे पूछ लेना कि भाई आप गुजराती आर्ट एंड कल्चर पढ़कर गए, अपन हिस्ट्री में मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़कर गए, तो कितना पेपर सॉल्व हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तब भी ठीक है, तब भी उसमें से आप पढ़ के जाते हो तो सवाल आते हैं और करे आते हो। तो आपको वैसे सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं और वो आपके फ्रेंड हैं, यानी कि भरोसेमंद सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आप पढ़ोगे तो एग्जाम में सवाल आएगा तो करके आओगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो आप 70-80 सेकंड किसी सवाल पर दे रहे हो तो एंड में उसको अटेम्प्ट करो, वरना अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो 70-80 सेकंड तो उस सवाल के वेस्ट हो गए ना अपने। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फिर से रिपीट करते हैं। गलती क्या करता है बच्चा, शुरुआत से स्टार्ट करता है और आंख बंद करके 130-140 पे क्वेश्चन तक पहुंचता है, तब तक पता चलता है टाइम खत्म, मुड़ गया, 3 घंटे खत्म। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको, हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में, पेपर नंबर 1 में भी और पेपर नंबर 2 का मैं आगे बताऊंगा, अपने कुछ सब्जेक्ट्स पिक कर लेने हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, वो सब्जेक्ट्स वो होने चाहिए जो जिनमें आपका कॉन्फिडेंस हो, जिनको लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, और क्या, और वो सब्जेक्ट्स थोड़े भरोसेमंद हो। कुछ बच्चों का हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, आर्ट एंड कल्चर में तो क्या मतलब गुजरात की आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट, दुनिया भर की किताबें सब पढ़ के बैठ गए, पर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम है। जितने में आपने वो पढ़ा उसमें से आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके कितने नंबर ला पाओगे, वो सोचने वाली बात है। तो अपने को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है जो आप, जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो और जो थोड़े से भरोसेमंद सब्जेक्ट्स हो आपके, वो चूज करने हैं। और एग्जामिनेशन में पेपर आने के बाद देखना है कि आपको जो सब्जेक्ट आता है उसके क्वेश्चंस कहां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूरे लाइन से दिए होते हैं, तो पहले वो अटेम्प्ट करना है, फिर आपको जो सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट आता है और जो थोड़े भरोसेमंद हैं वो अटेम्प्ट करना है। ऐसे करते करते अटेम्प्ट करना है, यानी कि वो 130-140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपके मार्क्स आने की गुंजाइश ज्यादा हो, जिनमें आपके मार्क्स आने की गुंजाइश ज्यादा हो, वो 130-140 सवाल अटेम्प्ट करने हैं अपने को। समझ में आया आपने को? वो 130-140 सवाल अटेम्प्ट कर लोगे जिनमें आपके मार्क्स आने की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो लेटर से 130-140 सवाल अटेम्प्ट किए और लेटर से आपकी एक्यूरेसी, यहां पर इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मान लो 130-140 सवाल आपने अटेम्प्ट किए और आपकी एक्यूरेसी 75% भी है। भाई पहली चीज तो ये सवाल वो हैं जो आपको आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो उनको लेकर तभी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं, अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे हो। और इसमें भी अगर आपकी मान लो एक्यूरेसी 75% है, यानी कि 75% इसमें से सही होते हैं, 25% गलत हो जाते हैं, तब भी आपके लगभग 90 मार्क्स आ जाएंगे नंबर पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर 1 में तब भी आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे। सोचो मैं कितना सेफ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। सब कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद आपको सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद सबसे पहले वो पेपर अटेम्प्ट करना है जिनमें आप कॉन्फिडेंट, वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, फिर वो अटेम्प्ट करना है जिसमें उसके बाद है। ऐसे करते 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 130-140 वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हो, जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। इसमें से 75% सवाल भी सही होते हैं अगर, और 25% नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 25% सवालों की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, तब भी 90 मार्क्स के आसपास आपके पेपर 1 में आ जाएंगे। 90 मार्क्स पेपर 1 में आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पेपर 1 में 90 मार्क्स इज अ वेरी वेरी डिसेंट स्कोर, वेरी गुड स्कोर पेपर 1 में 90 मार्क्स। तो बेसिकली आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि पेपर नंबर 1 को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्लियर हुआ? एक चीज मैं आपको बोलूंगा, नोट्स बनाते जाना इस स्ट्रैटेजी के,
समझते जाना कि क्या करना है, और आगे जब भी आप पेपर कोई भी अटेम्प्ट करो इस स्ट्रैटेजी को भाई मेरे फॉलो कर लेना। यकीन बता रहा हूं मैं आपको, गारंटी दे रहा हूं इतने सालों का एक्सपीरियंस के बेस पर, पीडी गुरुकुल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में बच्चे का जो बेसिकली जो बच्चा ये फॉलो कर लेता है, भले ही वो 60-70% सिलेबस कंप्लीट करके क्यों ना गया, उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही नहीं है। आपको जब अटेम्प्ट ही ये करने हैं तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इनको ही पढ़ के जाओ, इनको ही बार बार रिवाइज करो। आपको 130-140 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, वो करके आओ। 75% भी एक्यूरेसी हुई तो पेपर नंबर 1 में 90 नंबर आ जाएंगे। कोई भी बच्चा 200 को 200 सवाल तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, समय ही नहीं है, चाहे वो कितना भी पढ़ के आया हो, चाहे वो घर पे बैठ के उसको 200 के 200 सवाल आते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्योंकि यहां पर समय नहीं है तो 200 के 200 तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता है वो। तो ये स्ट्रैटेजी पेपर 1 की समझ में आ गई होगी आपकी, नोट्स बना लेना। अब मैं पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। पेपर 2 अगेन वही वाली बात, पेपर 1 में पीडी गुरुकुल सजेस्ट करता है कि पॉलिटी, मेंटल एबिलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस रखेंगे, जो कि मैं मानता हूं कि भरोसेमंद सब्जेक्ट हैं, पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में सवाल कर पाएंगे, जिसमें खास तौर से पॉलिटी और मेंटल एबिलिटी वाले तो बहुत ही भरोसेमंद सब्जेक्ट है। तो ऐसा करेंगे तो आप आराम से 90 से 100 नंबर लेकर आएंगे, आराम से लेकर आएंगे। ये पेपर 1 की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी आपको। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको पेपर 1 की स्ट्रेटेजी में लगता है तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको आंसर मिल जाएगा उसका, है ना। अब पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी भैया आपको। अब पेपर 2 की बात कर लो। पेपर 2 अगेन GS2 शाम को होता है, 200 नंबर, 180 मिनट, 200 सवाल। और अगेन ये 180 मिनट नहीं है, यहां पर भी आपको 200 के 200 ऑप्शंस भर रहे हैं। अगर ई ऑप्शन वाला भरना है तो इफेक्टिवली ये 160 मिनट है, 160 मिनट से, है ना। तो 200 सवाल, 200 नंबर, 160 मिनट के आसपास का टाइम, इफेक्टिव टाइम। और सब्जेक्ट्स इकोनॉमी, अर्थतंत्र, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, है ना, करंट इवेंट्स, ये सब्जेक्ट आते हैं। 200 सवाल आते हैं, इसमें से लगभग 50 सवाल इकोनॉमी से होते हैं, 50 सवाल ज्योग्राफी से होते हैं, और साइंस और करंट अफेयर्स मिलाकर लगभग 100 सवाल होते हैं, लगभग 100 सवाल होते हैं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, करंट अफेयर्स आपका जब भी एग्जाम हो तो जीपीएससी क्लास 1 और 2 में आप एक चीज याद रखिएगा, आपका जब भी एग्जाम हो पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान आपको देना है ना। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको जो भी करना हो, जो भी सोर्स है वो आप रेफर कर सकते हैं। हम लोग जैसे मैगजीन देते हैं वीकली हमारे बच्चों के लिए, आपको जो भी करना हो करंट अफेयर्स के लिए वो आप कर सकते हैं, पर पिछले 6 से 8 महीने का आप याद रखिएगा, है ना। तो GS2 में क्या है भाई, 200 सवाल, 200 नंबर, 160 मिनट और ये सारे सब्जेक्ट्स। अगेन बच्चा गलती क्या करता है, पेपर आया और पेपर आने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 वही गलती जो पेपर 1 में कर रहा था। पेपर 1 में क्या देखा था अपन ने, 130 140 तक पहुंचा, उसके बाद 130 140 तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया, जाओ घर ऐश करो। घर पे आके देखा कि भाई टाइम तो खत्म हो गया है। घर पे आके देखा कि भाई मुझे पीछे के सवाल तो ज्यादा आते थे, आगे के सवाल थोड़े कम आते थे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, गेम ओवर हो गया। अगेन वही वाली बात है, यहां पर भी आपको पिक एंड चूज करना है। पिक एंड चूज यानी कि इन सब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले लीजिए जो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आते हो, बहुत कॉन्फिडेंटली आते हो। अगेन मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि एज फार एज जो हमने डिस्कशन किया था भरोसेमंद सब्जेक्ट और धोखेबाज सब्जेक्ट वाला, एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, तो ये चारों के चारों भरोसेमंद हैं। चारों के चारों भरोसेमंद का मतलब आप इकोनॉमी ठीक ठाक पढ़ के जाएंगे, ज्योग्राफी ठीक ठाक पढ़ के जाएंगे, साइंस पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे ठीक ठाक, तो एग्जामिनेशन में सवाल होंगे। तो यहां पेपर 2 में भरोसेमंद और धोखेबाज सब्जेक्ट्स वाला उतना इशू नहीं आता है, पर हाँ ये आता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा किन सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट है या कंफर्टेबल है। तो पेपर 2 में
इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और करंट इवेंट्स, ये चारों सब्जेक्ट्स जो है भरोसेमंद हैं, ढंग से पढ़कर जाएंगे तो एग्जामिनेशन में सवाल कर पाएंगे। और ये आपके ऊपर है कि आप किन सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में ये डिफरेंस है कि पेपर 2 में जनरली बच्चा 160 मिनट में 150 सवाल तक अटेम्प्ट कर पाता है। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, फिर से समझना। जनरली बच्चा पेपर 2 में 160 मिनट में 150 सवाल के आसपास अटेम्प्ट कर पाता है। हमने पेपर 1 में कितना देखा था? पेपर 1 में 130 के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहा था, यहां पर ज्यादा कर पाता है। क्यों कर पाता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर 2 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? 4-5 स्टेटमेंट दे दिए और पूछा इनमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको पढ़ने में समय जाता है, टाइम जाता है। तो मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज 70-80 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में ही चला जाता है। तो पेपर 2 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू पेपर 1। तो बच्चे के पास थोड़ा ज्यादा समय होता है। ऑन एन एवरेज पेपर 1 में 70-80 सेकंड लगा करते थे सवाल पढ़ने में, समझने में और सोचने में। यहां पर ऑन एन एवरेज 60 to 70 सेकंड्स लगते हैं, 60 से 70 सेकंड लगते हैं ऑन एन एवरेज पेपर 2 में। तो जब 60 to 70 सेकंड्स लगते हैं ऑन एन एवरेज, 160 मिनट का टाइम है, तो 150 सवाल बच्चा आराम से कर पाता है, अटेम्प्ट कर पाता है। अगेन यहां पर आपको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। पीडी गुरुकुल क्या बोलता है? पीडी गुरुकुल के हिसाब से कि कौन सी सब्जेक्ट्स बच्चे को चूज करनी चाहिए, अगेन जिनमें वो कॉन्फिडेंट हो, और दूसरा ये सारे सब्जेक्ट्स भरोसेमंद हैं ही। तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो हमारे बच्चे हैं वो चूज करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, और फिर एंड में वो करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि सबसे पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे ज्योग्राफी के सवाल कहां पर है, 50 सवाल ज्योग्राफी के कहां पर है, वहां पर अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है, फिर वहां पर वो 100 सवाल इसके अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करोगे अगर, तो 140 से 150 सवाल आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। और अगेन अगर आप, ये वो सवाल है जो आपको आते थे, आप कॉन्फिडेंट थे, आपने अटेम्प्ट किए हैं, और इनमें से भी मान लो अगर 75% के आसपास आपकी एक्यूरेसी रहती है, इसका यह मतलब है कि आप लगभग 100-105 नंबर तक लेकर आओगे पेपर 2 में। 100 से 105 नंबर तक लेकर आओगे पेपर 2 में। तो 100 से 105 नंबर पेपर 2 और पेपर 1 में अपन ने कितने देखे थे? 90 मार्क्स के आसपास। अगेन यहां पर नेगेटिव मार्किंग वगैरह कैलकुलेट करके बोल रहा हूं मैं। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, 75% सही है, 25% गलत भी है, तो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग लगा लगू कि 100 से 105 नंबर तक आप लेकर आओगे। 90 मार्क्स मान लो आपके पेपर 1 में आ रहे हैं जो अपन ने डिस्कस किया था अभी, तो 190 से 195 के आसपास आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब इसमें से भी और कम कर लो, इसमें से भी और कम कर लो। मान लो इसमें से भी आप 20 नंबर और कम कर लो, तब भी 170 नंबर आपके आ रहे हैं। और कम कर लो, मान लो कुछ और रीजन हो गया, कुछ और हो गया, एक्यूरेसी लेवल कम हो गया, नहीं आते थे सवाल, ठीक है, तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो एग्जामिनेशन में सिर दर्द हो, कुछ भी हो गया भाई, गर्मी लग रही है एग्जामिनेशन में, आप जानते ही सेंटर्स कैसे होते हैं, गर्मी लग रही है, और कम कर लो 20 नंबर, 170 नंबर तो आ रहे हैं, 170 मार्क्स। और कट ऑफ क्या जाती है? मैंने बताया था शुरू में 130, 140, 150 मैक्सिमम कट ऑफ जाती है। पर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जो हैं वो आगे जाकर इतना अच्छा परफॉर्म करें कि कट ऑफ बढ़ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो कट ऑफ जाती है लड़कों की, जनरल लड़के की कट ऑफ 130, 140, 150, लड़कियों की 95, 100, 105, क्योंकि लड़कियों का कोटा होता है। लड़कियों की 95, 100, 105, 110, इससे ज्यादा नहीं आती, और अपने आ रहे हैं 170। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करके भी अगर 170 नंबर ला सकते हैं अपन, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। तो अपने को ये समझ में आ गया होगा ना GS1 और GS2 कैसे अटेम्प्ट करना है। अब एक और सवाल जनरली बच्चों का रहता है कि सर OMR शीट साथ के साथ भरें या एंड में भरें, सवाल रहता है जनरली बच्चों का।
पीडी गुरुकुल का ऐसा मानना है OMR शीट आपको एंड में भरनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, पीडी गुरुकुल का ऐसा मानना है OMR शीट आपको एंड में भरनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने जनरली बच्चों को देखा, एक्सपेरिमेंट किया, हमने बच्चों के संग एक्सपेरिमेंट किया। एक बच्चे को हमने OMR शीट साथ साथ भरवाई, क्वेश्चन के साथ साथ भरवाई, और दूसरे बच्चे को हमने एंड में भरवाई। और हमने एक चीज देखी कि जो बच्चा एंड में भरता है OMR शीट, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है, यानी कि फ्लो अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, एग्जाम में वहीं पर टिक कर दिया, और उसके बाद फ्लो में जाता गया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रहा। एंड में फिर उसने एक साथ भर दी, एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का C, क्वेश्चन नंबर 2 का D, क्वेश्चन नंबर 3 का A, क्वेश्चन नंबर 4 का B, क्वेश्चन नंबर 5 का C, ऐसे भर दिया। तो उससे फ्लो रहता है, फ्लो रहता है तो आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। लेकिन जो बच्चा साथ के साथ भरता है कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर गोले भरने में टाइम वेस्ट करेगा, फिर वो जब 2 पर आया, 2 पे आने के बाद फिर उसने गोला भरा, फिर 3 पर आया, तो फ्लो नहीं आ पाया उसका, तो वहां पर 2-4 सवाल वो कम कर पाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा। तो एंड में भरेंगे आप तो सही रहेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत स्ट्रैटेजीज पता चली होंगी कि कैसे GS1 अटेम्प्ट करना है, कैसे GS2 अटेम्प्ट करना है, कैसे 190 तक आराम से लेकर आना है, कम से कम 170 तो लेकर ही आना है। कट ऑफ जाती है 120, 130, आप ला रहे हो 50 नंबर ज्यादा, तो आप मेंस में आराम से खुले दिमाग से पेपर दे सकते हो, यानी कि प्रीलिम्स का टेंशन नहीं है अपने को। आधे बच्चों को तो प्रीलिम्स का टेंशन होता है, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। वो देखा ना अपन ने, वो करते रहते हैं अपन बेसिकली फूल एक रोज लेके, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, वैसे ही चलता रहता है भैया। यहाँ पर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। ठीक है, अगर इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन लिख दीजिए, वहां पर कोशिश करेंगे आपके आंसर्स क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने का। इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे पावरफुल स्ट्रेटजी वाले वीडियोस इस चैनल पे जरूर आते रहेंगे। और इस वीडियो को दूसरों को सर्कुलेट कीजिए, जिससे पता चले बेसिकली औरों को भी कि कितनी पावरफुल स्ट्रेटजीज से आप बहुत स्मार्ट वर्क कर 190 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।